नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहता है ज़्यादातर, पर जिंदगियां बचाने में जिसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। कभी सोचा है कि जो खून हम दान करते हैं वो तो एक जीवित ऊतक है, एक लिविंग टिश्यू है। हाँ। उसे शरीर के बाहर मतलब हफ्तों तक कैसे ठीक रखा जाता है? ये जमता क्यों नहीं, खराब क्यों नहीं होता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे एंटीकोएगुलेंट्स की, जी। यानी वो केमिकल्स जो खून को जमने नहीं देते, और उन खास ब्लड बैग्स की जिनमें ये कीमती खून रखा जाता है। सही। हमारे पास जो भी जानकारी है वो कुछ विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, और हमारा इरादा है कि इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल बेसिक से लेकर इसकी बारीकियों तक समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खून शरीर से बाहर आते ही जमने क्यों लगता है, और ये एंटीकोएगुलेंट्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, खून का जमना, जिसे हम क्लॉटिंग या कोएगुलेशन कहते हैं, वो शरीर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच। अच्छा। चोट लगती है तो खून बहना बंद हो जाता है इसी वजह से। हाँ। लेकिन जब हम खून इकट्ठा कर रहे होते हैं या किसी को चढ़ाने वाले होते हैं, हाँ। तब यही जमने की प्रक्रिया एक प्रॉब्लम बन जाती है। जाहिर है, जमा हुआ खून नसों में तो बह नहीं सकता, सही बात है। उसे स्टोर भी नहीं कर सकते। यहीं पर एंटीकोएगुलेंट्स का काम आता है। ये वो एजेंट्स हैं जो खून को जमने से रोकते हैं। हाँ। उसे लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल बनाए रखते हैं, ओके। ताकि उसे सेफली कलेक्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर ट्रांसफ्यूज किया जा सके। लैब में तो मैंने सुना है कई तरह के एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे साइट्रेट, ऑक्सलेट, EDTA, हेपारिन। जी बिल्कुल। लेकिन ब्लड बैंकों में मैंने देखा है खास तौर पर साइट्रेट का ही नाम ज्यादा आता है। करेक्ट। ऐसा क्यों? इसमें कुछ खास बात है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए, ब्लड बैंक की ज़रूरतें लैब वाली जांचों से थोड़ी अलग होती है। हमें ऐसा एंटीकोगुलेंट चाहिए जो मतलब कई पैमानों पर खरा उतरे। अच्छा, जैसे कि? जैसे पहली बात तो ये कि कम मात्रा में भी असरदार हो, खून को अच्छे से जमने से रोक पाए। ठीक है। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ये सुरक्षित हो, मतलब नॉन टॉक्सिक हो, जिस मरीज को खून चढ़ रहा है उस पर कोई बुरा असर न डाले। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात, ये खून के जो अपने ज़रूरी हिस्से हैं, कंपोनेंट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, उनके काम करने के तरीके को न बदलें। ओके, उनकी फंक्शनैलिटी बनी रहे। एग्जैक्टली। और चौथी बात, ये स्टोर किए गए खून की स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करे, ताकि खून ज़्यादा टाइम तक यूजेबल रहे। इन सब वजहों से साइट्रेट जो है वो ब्लड बैंकों की पहली पसंद बन गया है। ये इन सब पैमानों पर काफी फिट बैठता है। ओके, तो ये वजह है साइट्रेट की इतने पॉपुलर होने की। अब जरा उन अलग अलग घोलों मतलब सॉल्यूशंस पर आते हैं जिनमें ये साइट्रेट यूज होता है। मैंने सुना कई तरह के हैं, CPD, CPDA। क्या फर्क है इनमें? CPD से शुरू करें। जरूर। CPD का मतलब है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ये ब्लड स्टोरेज के लिए कह सकते हैं सबसे कॉमन और पुराने घोलों में से एक है। ओके। इस घोल वाले बैग में अगर खून को सही तापमान पर, यानी करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो वो 21 दिनों तक ठीक रह सकता है। 21 दिन? ठीक है। हाँ, ये काफी टाइम तक स्टैंडर्ड रहा है ब्लड बैंकों में। लेकिन फिर आया CPDA, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। इसमें ये आखिरी ए मतलब एडेनिन क्यों जोड़ा गया? इसने क्या बदल दिया? हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट था। देखिए, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि 21 दिनों के बाद रेड ब्लड सेल्स की जो कार्यक्षमता है वो कम होने लगती है। हाँ, यहीं पर एडेनिन काम आया। एडेनिन क्या करता है, वो रेड ब्लड सेल्स को ATP बनाने में मदद करता है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP, ये तो सेल्स की एनर्जी करेंसी होती है ना? बिल्कुल। आप इसे कोशिकाओं के लिए एनर्जी या पावर सोर्स समझ लीजिए। ज्यादा ATP मतलब कोशिकाएं ज्यादा समय तक हेल्दी और जिंदा रह पाएंगी। अच्छा। तो CPDA घोल के इस्तेमाल से खून की स्टोरेज लाइफ बढ़कर सीधे 35 दिन हो गई। अरे वाह, 21 से 35। हाँ, उसी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ये ब्लड बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, आप समझ सकते हैं। कमाल है, सिर्फ एक चीज जोड़ने से शेल्फ लाइफ लगभग डबल हो गई। गजब। अच्छा, एक और नाम मैंने देखा, ACD, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ये CPD CPDA से कैसे अलग है? ACD भी एक पुराना और असरदार घोल है।
ये खून को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर 21 दिनों तक स्टोर कर सकता है, बिल्कुल सीपीडी की तरह ही। ओके, 21 दिन। हाँ, इसकी एक खासियत जो अक्सर बताई जाती है वो ये है कि एसीडी में स्टोर की गई रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन के 24 घंटे बाद भी 70% से ज्यादा जीवित पाई जाती हैं, अच्छा। जो उनकी अच्छी क्वालिटी का एक इंडिकेटर है। हालांकि आजकल जैसे मैंने कहा सीपीडी और सीपीडीए ज्यादा यूज होते हैं। और फिर आजकल एक और नाम बहुत सुनने में आ रहा है, सैगम। इसे तो एडिटिव सॉल्यूशन कहते हैं ना, ये क्या चीज़ है और इसने क्या बड़ा फर्क पैदा किया है? सैगम यानी सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। हाँ, इसे एडिटिव सॉल्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे सीधे खून में नहीं मिलाते। अच्छा, फिर कैसे? पहले खून से प्लाज्मा निकाल लेते हैं, फिर जो बची हुई रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें पैक्ड रेड सेल्स कहते हैं, हाँ, सुना है। उनमें ये सैगम घोल मिलाया जाता है और इसने तो ब्लड स्टोरेज में जैसे क्रांति ही ला दी है। सैगम मिलाने के बाद रेड ब्लड सेल्स को 42 दिनों तक 42 दिन? मतलब पूरे 6 हफ्ते? जी हाँ, 6 हफ्तों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 1.5 महीना, ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की जीवन क्षमता, जिसे वायबिलिटी कहते हैं, बेहतरीन बनी रहती है, बल्कि क्योंकि प्लाज्मा पहले ही अलग कर लिया गया है तो उससे प्लेटलेट्स और दूसरे प्लाज्मा कंपोनेंट्स बनाना भी आसान और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। हाँ, ये बात भी है। सोचिए, एक ही डोनेशन से कितने अलग अलग मरीजों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ये 42 दिन की शेल्फ लाइफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसने ब्लड बैंकों के लिए लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। खास तौर पे रेयर ब्लड ग्रुप्स के लिए तो बहुत मददगार हुआ होगा। बिल्कुल, इससे वेस्टेज कम हुआ और जरूरत के टाइम पर सही कंपोनेंट मिलने के चांसेस बढ़ गए। अब वाकई बड़ा आकर्षक है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, साइट्रेट का काम तो हमने समझ लिया। ये खून में मौजूद आयनाइज्ड कैल्शियम को पकड़ लेता है या कहिए बाइंड कर लेता है। हाँ, वो क्लॉटिंग वाला स्विच। बिल्कुल, ये उस स्विच को बंद रखता है, खून जमता नहीं। फॉस्फेट जो है वो एक बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब जो घोल के पीएच लेवल को स्टेबल बनाए रखता है। पीएच लेवल? एसिडिटी वाला? हाँ, खून का पीएच सही रहना सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फॉस्फेट उसे बहुत ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन होने से रोकता है, जैसे स्टेबलाइजर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अच्छा। ये एसीडी की तुलना में पीएच को बेहतर कंट्रोल करता है। डेक्सट्रोज या ग्लूकोज तो सीधा सीधा रेड ब्लड सेल्स का खाना है, उनका न्यूट्रिशन, एनर्जी सोर्स। हाँ, जैसे हमें काम करने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। स्टोर करने के दौरान इसी से उन्हें एनर्जी मिलती है। एडेनिन जो सीपीडीए और एसएजीएम में होता है, जैसा हमने बात की, ये रेड ब्लड सेल्स को एटीपी बनाने के लिए रॉ मटेरियल देता है। हाँ, एनर्जी करेंसी। ताकि उनकी एनर्जी की जरूरत पूरी हो और वो लंबे समय तक ठीक लें। और सलाइन और मैनिटॉल एसएजीएम वाले ये एक्स्ट्रा फायदे देते हैं। सलाइन यानी नमक का घोल सेल्स के आसपास सही माहौल बनाए रखता है और मैनिटॉल सेल्स की मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली को मजबूत रखने में मदद करता है ताकि वो स्टोरेज के दौरान टूटे नहीं। बहुत खूब। मतलब ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि खून सेफ रहे। अच्छा, साइट्रेट तो ब्लड बैंक का स्टार हो गया, पर लैब में और भी हीरो हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था, ईडीटीए, हेपरिन, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वो ब्लड बैंक में क्यों नहीं यूज होते ज्यादा? हाँ, वो ब्लड बैंकिंग में सीधे ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन खून की जांचों के लिए यानी हेमेटोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीटीए यानी एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये लैब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीकोएगुलेंट है, खासकर रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। हाँ, वो पर्पल टॉप वाली ट्यूब। बिल्कुल, ये भी कैल्शियम को बाइंड करके ही काम करता है। ये अलग अलग सॉल्ट फॉर्म्स में आता है, डाइसोडियम, डाइपोटेशियम या ट्राइसोडियम नमक के रूप में शीशियों में होता है। हेपेरिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे शरीर में भी नेचुरली बनता है, खासकर लिवर में। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, लैब में यूज के लिए ये सोडियम, कैल्शियम या लिथियम नमक के रूप में मिलता है। ये खून जमने की प्रक्रिया में शामिल कुछ खास प्रोटीन्स जैसे थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन उनको इनएक्टिवेट करके काम करता है। कुछ स्पेशल टेस्ट में इसका यूज होता है। और वो एक सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट का मिक्सचर भी बताया था आपने, उसका क्या खास काम है? हाँ, ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर ब्लड ग्लूकोज मतलब शुगर की जांच के लिए बहुत यूजफुल है। सोडियम फ्लोराइड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट नहीं है,
इसलिए इसे पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ मिलाते हैं जो क्लॉटिंग रोकता है। हम्म। लेकिन सोडियम फ्लोराइड का जो असली काम है वो है ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रक्रिया को रोकना। ग्लाइकोलाइसिस वो क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे खून की कोशिकाएं सैंपल लेने के बाद भी ट्यूब में रखे रखे ग्लूकोज को यूज करती रहती हैं। अरे तो इससे तो रीडिंग गलत आ सकती है। बिल्कुल। सोडियम फ्लोराइड इसी प्रोसेस को रोक देता है ताकि ग्लूकोज का बिल्कुल सही लेवल पता चल सके। ब्लड यूरिया की जांच में भी ये काम आता है। अच्छा। तो ये ग्लूकोज को बचा कर रखता है टेस्ट के लिए। और एक डबल ऑक्सलेट भी होता है शायद। जी, डबल ऑक्सलेट में पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट का 3.2 के रेशियो में मिक्सचर होता है। इसे भी कुछ रूटीन हेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, ईएसआर और पीसीवी वगैरह। ये एसआर और पीसीवी। हाँ, ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये बताता है कि रेड सेल्स कितनी जल्दी नीचे बैठती हैं। और पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, खून में रेड सेल्स का परसेंटेज। हालांकि आजकल इनकी जगह भी ईडीटीए ज्यादा कॉमन हो गया है। तो ये तो हुई एंटीकोएगुलेंट्स की कहानी, जो खून को तरल रखने का कह सकते हैं जादू करते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन अब उस थैली की बात करते हैं जिसमें ये खून रखा जाता है, ब्लड बैग। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का थैला तो नहीं होगा ना? इनका क्या महत्व है? सिर्फ थैले नहीं है, ये बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किए गए मेडिकल डिवाइस हैं। इनका सबसे बड़ा महत्व है खून और उसके कंपोनेंट्स को इकट्ठा करने, उनकी प्रोसेसिंग करने। प्रोसेसिंग मतलब? जैसे सेंट्रीफ्यूज करना। हाँ, जैसे सेंट्रीफ्यूज करके अलग अलग घटक बनाना और फिर उन्हें स्टोर करने के लिए एक सेफ और बंद मतलब क्लोज्ड सिस्टम देना। बंद सिस्टम का मतलब है कि खून बाहर के माहौल के कांटेक्ट में नहीं आता। अच्छा, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। एग्जैक्टली। इससे इन्फेक्शन या कंटैमिनेशन का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। ये एसेप्टिक यानी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त कंडीशंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बने किस चीज से होते हैं और क्या इनमें कोई और खास बात होती है? ये आमतौर पर एक स्पेशल मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। ये मजबूत भी होता है, फ्लेक्सिबल भी, और खून के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इनकी जो भारी पैकिंग होती है वो भी मल्टी लेयर होती है, पॉलिस्टर, एल्यूमिनियम, पॉलीथीन की, ताकि ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज में बैग को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके। और हर बैग के साथ एक बहुत पतली शार्प नीडल यानी सुई जुड़ी होती है। इस सुई पर सिलिकॉन की कोटिंग होती है। सिलिकॉन क्यों? ये कोटिंग सुनिश्चित करती है कि सुई नस में आसानी से जाए, मतलब स्मूथली, और खून का फ्लो बिना रुकावट के हो। इसे स्मूथ फ्लेबोटमी कहते हैं, यानी खून निकालने की आरामदायक प्रक्रिया। मैंने स्रोतों में एक प्री डोनेशन बैग या डाइवर्जन पाउच का भी जिक्र देखा था। ये क्या होता है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये एक बहुत ही क्लेवर और इम्पॉर्टेंट डिजाइन फीचर है जो आजकल कई ब्लड बैग सिस्टम्स में होता है। ये मेन बैग से जुड़ा एक छोटा सा पाउच या थैली होती है। अच्छा। जब डोनर की नस में सुई लगाते हैं तो खून का जो पहला हिस्सा निकलता है, मतलब लगभग 10 से 30 मिलीलीटर, हाँ। उसे सीधे मेन बैग में नहीं भेजते, बल्कि इस छोटे डाइवर्जन पाउच में कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि सुई लगाते समय स्किन की सरफेस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सुई के साथ अंदर जा सकते हैं। ओह। अगर ये शुरुआती खून मेन बैग में चला गया तो वो पूरे यूनिट को कंटैमिनेट कर सकता है। इस पहले हिस्से को अलग करने से मेन बैग में जाने वाले खून के इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। छोटा सा कदम और सेफ्टी के लिए बड़ा जरूरी। बिल्कुल, ये एक सिंपल आइडिया लगता है, लेकिन इसने ट्रांसफ्यूशन से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क को काफी कम किया है। कभी-कभी सबसे सरल विचार ही सबसे प्रभावी होते हैं। वाकई बहुत सोचा समझा डिजाइन है। अब क्या जरूरत के हिसाब से ब्लड बैग भी अलग अलग तरह के होते हैं? जैसे मैंने सुना सिंगल, डबल, इनका क्या मतलब है? बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के बैग सिस्टम आते हैं ताकि खून के कंपोनेंट्स को आसानी से अलग किया जा सके। सिंगल ब्लड बैग ये सबसे सिंपल है, इसमें सिर्फ एक थैली होती है। ओके। और ये केवल होल ब्लड यानी संपूर्ण रक्त इकट्ठा करने के लिए यूज होता है। इसमें सीपीडी, एसीडी या सीपीडीए एंटीकोएगुलेंट हो सकता है। कैपेसिटी आमतौर पर 350 ml या 450 ml होती है। डबल ब्लड बैग, इसमें एक मेन बैग के साथ एक सैटेलाइट बैग मतलब जुड़ा हुआ बैग होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब पूरे खून से 2 कंपोनेंट अलग करने हो
आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज और प्लाज्मा। अच्छा, तो ये कैसे करते हैं आप? खून इकट्ठा करने के बाद बैग को सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाते हैं। भारी आरबीसीज नीचे बैठ जाती हैं हाँ, और हल्का प्लाज्मा ऊपर रहता है, जिसे फिर दबाकर ट्यूब के जरिए सैटेलाइट बैग में भेज दिया जाता है। इसमें अक्सर CPDA1 होता है और ये भी 350 ml या 450 ml कैपेसिटी में आते हैं। अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूज करके ऐसे अलग करते हैं। फिर ट्रिपल और क्वाड्रुपल बैग्स जो होते हैं, उनसे क्या क्या अलग कर सकते हैं? हाँ, ये और भी एडवांस सिस्टम है, ट्रिपल ब्लड बैग। इसमें एक मेन बैग और 2 सैटेलाइट बैग होते हैं। इससे खून के 3 कंपोनेंट अलग किए जा सकते हैं, आरबीसीज, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी? जी, प्रोसेस डबल बैग जैसा ही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप और दूसरे सैटेलाइट बैग का यूज करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। प्राइमरी बैग में अक्सर CPD होता है और एक सैटेलाइट बैग में आरबीसीज के लिए SAGM हो सकता है। इनकी कैपेसिटी अक्सर 450 ml होती है। क्वाड्रुपल ब्लड बैग, ये भी 3 कंपोनेंट आरबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स अलग करने के लिए होता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स तैयार करने के लिए एक खास एक्स्ट्रा छोटा सैटेलाइट बैग लगभग 100 ml का होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स के लिए अलग से? हाँ, ये प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनाने के प्रोसेस को और बेहतर और स्टैंडर्डाइज्ड बनाता है। इसमें भी मेन बैग में CPD और एक सैटेलाइट बैग में SAGM होता है और कैपेसिटी आमतौर पर 450 ml होती है। इन सभी बैग्स की एक और खास बात है इनकी लेबलिंग और ट्यूबिंग। इन पर लगे लेबल बहुत साफ, पढ़ने में आसान और ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब वो पानी, अल्कोहल या सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से खराब नहीं होते। बैग से जुड़ी जो ट्यूब होती है उसकी मोटाई और अंदर का डायमीटर भी बिल्कुल एक जैसा होता है। अच्छा, ताकि खून का फ्लो सही रहे और ट्यूब पर लगे नंबर या निशान आसानी से पढ़े जा सकें। ये छोटी छोटी बातें क्वालिटी और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने एंटीकोएगुलेंट्स और ब्लड बैग्स की दुनिया की काफी गहराई में जाकर देखा। जी, हमने समझा कि कैसे साइट्रेट ब्लड बैंकों के लिए इतना जरूरी है, कैसे CPD, CPDA और खासकर SAGM जैसे घोलों ने खून को ज्यादा समय तक सेफ रखना मुमकिन बनाया, और कैसे अलग-अलग तरह के ब्लड बैग्स हमें एक ही डोनेशन से कई मरीजों की जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी जानकारी और तकनीक जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए एक बुनियाद का काम करती है। सही एंटीकोआगुलेंट, सही मात्रा, सही टेम्परेचर पे स्टोरेज और सही बैग का इस्तेमाल, हाँ, ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि जब किसी मरीज को खून या उसके कॉम्पोनेंट की जरूरत हो तो उसे वो सुरक्षित और असरदार रूप में मिले। ये तकनीकें सचमुच में जीवन रक्षक हैं सही बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे क्या। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। भविष्य की तरफ देखें तो क्या एंटीकोएगुलेंट्स और ब्लड स्टोरेज की तकनीकों में और भी सुधार की गुंजाइश है? मुझे लगता है हमेशा रहती है। क्या हम ऐसे नए तरीके या घोल बना सकते हैं जो ब्लड कंपोनेंट्स की क्वालिटी, सेफ्टी और शेल्फ लाइफ को और भी बेहतर बना सकें? शायद आर्टिफिशियल ब्लड या और बेहतर प्रिजर्वेशन तकनीकें? हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जहां लगातार रिसर्च चल रही है। और शायद भविष्य में और भी रोमांचक डेवलपमेंट्स देखने को मिले। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। आज की इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों का भी धन्यवाद।